एवरीवन, वेलकम टू राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल। और मैं सोनम गोयल आप सबके समक्ष आ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जहां पर आज इतिहास के एक खास मुद्दे पर हम करेंगे डिस्कशन, दैट इज स्लेवरी सिस्टम, यानी दास प्रथा, दासता यानी दास व्यवस्था। तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं दास प्रथा पर यानी स्लेवरी सिस्टम पर कुछ खास डिस्कशन करते हुए, कहां कहां पर इसका उल्लेख इतिहास में हमें प्राप्त होता है और ऐसा कौन सा वो दौर आया था कि जब दास प्रथा पर लगा था प्रतिबंध। तो करते हैं चर्चा बढ़ते हुए आगे। सबसे पहले हम इस दास प्रथा को भारत के प्राचीन भारत के संदर्भ में देखेंगे, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। कि एंशिएंट इंडिया में क्या इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग हमें स्लेवरी सिस्टम देखने को मिलता है, दास प्रथा देखने को मिलता है। तो जब हम बात करते हैं तो बिल्कुल मिलता है, क्योंकि शुरुआती तौर से देखा जाए तो सबसे पहले हमारे भारत की जो प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता जिस पर काफ़ी सारे इतिहासकारों ने खूब शोध कार्य किया है, खूब सारा हिस्ट्री लिखा गया है, जिसमें अच्छे से पता चलता है कि उन लोगों का समाज जो था वो इगैलिटेरियन था, यानी एक समानांतरण, जहाँ पर समानता को मानते थे, जहाँ पर लोग जो हैं इक्वालिटी में बिलीव करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता यूं ही एक सभ्य नहीं कहलाते थे, एक ऐसी सिविलाइजेशन कहलाती थी जिसके लोग इतने सभ्य थे, समाज में समानांतर रूप से रहते थे, बिल्कुल इक्वालिटी को बिलीव करते थे। हालांकि इकोनॉमिकली हम लोगों को डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर इस तरह का स्लेवरी सिस्टम जैसा कोई भी वर्णन नहीं है। अब मैं बात कर रही हूँ जब यहाँ पर वैदिक काल को लेकर, तो देखिए ऋग्वैदिक काल में काफ़ी ऐसी शब्दावली प्राप्त होती हैं जिसके तहत ऐसा मानने लगे हैं कि यहाँ पर दास प्रथा का चलन हुआ करता था। जैसे कि वैदिक काल में ऐसा माना गया कि जो आर्य बाहर से आए थे और यहाँ पर जो ऑलरेडी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रह रहे थे, ये उस दौर की बात है दोस्तों जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो रहा था और भारत में आर्यों का आगमन हुआ। ऐसे तो कई चर्चा बहुत ही फेमस है कि किस तरह से आर्यों ने उन सिंधु लोगों को अपना गुलाम बनाकर, दास बनाकर रखा। तो वहीं दूसरी तरफ जब भी हम लोग ऋग्वैदिक काल में कई ऋग्वैदिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करते हैं, जिसमें इनका सामाजिक इतिहास का जो विवरण प्राप्त होता है, उसमें बहुत सारी हमारे भारतीय जो प्रथाएं हैं उनका विवरण नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डाउरी सिस्टम को लेकर, तो डाउरी सिस्टम एग्जैक्टली नहीं था, जिसके बारे में मैंने अपने एक अन्य वीडियो में चर्चा की हुई है। और अगर अभी तक आपने डाउरी सिस्टम पे वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो डाउरी सिस्टम नहीं था। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं कि जो गर्ल चाइल्ड मैरिज होती थी, इस तरह की कोई प्रथा नहीं थी। सती की कोई प्रथा नहीं थी, सती पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन स्लेवरी सिस्टम वहाँ पर नजर आता है और इसीलिए कहा जाता है कि ऋग्वेद में दास शब्द का अनुवाद शत्रु के रूप में किया गया है। अन्यथा ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ लोग आए थे, उन्होंने अपने आप को कहा था आर्य। आर्य का अर्थ बताया गया है सुपीरियर, सर्वश्रेष्ठ। ठीक है, अपने आप को वो सुपीरियर रेस यानी उच्च जाति का बताते थे, श्रेष्ठ जाति का बताते थे। तो वहीं यहाँ पे जो सिंधु लोग रह रहे थे, क्योंकि वो उनके जैसे बिल्कुल भी दिखने वाले नहीं थे, उनको नाम दिया गया था अनार्य, यानी ये आर्य नहीं है। और ये आर्य नहीं है तो इनको एक दास के तरह से रखा गया था, उन्हें उस तरह से ट्रीट किया जाता था। जिसमें उपिंदर सिंह, जो कि हमारे भारत के एंशिएंट इंडिया की जानी मानी इतिहासकार हैं, तो बात करते हैं उपिंदर सिंह के अनुसार ऋग्वेद में दासता का उल्लेख मिलता है, जिसमें युद्ध के दौरान या कर्ज के परिणाम स्वरूप दासता का उल्लेख है। इसके अलावा वह बताती हैं कि बाद के समय में दास और दासी शब्दों का इस्तेमाल पुरुष और महिला दासों के लिए किया जाने लगा। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा कहते हैं, कई बार युद्ध के दौरान देखते थे कि जो विजयी होने वाले हैं
पराजित हुए लोगों को वो लोग दास बनाकर रखते थे। तो कई बार क्या होता था, कर्ज जो होता था, कर्ज की वजह से लोग जो है अपने आप को ही दास बना लिया करते थे या उनको खरीद लिया जाता था। इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था कि तुम कर्ज नहीं चुका सकते हो तो तुम एक दास बनने योग्य हो। तो इसमें देखा जाता है कि दोनों को ही इंक्लूड किया जाता था, फिर वो चाहे मेल हो फीमेल हो, और इसलिए यहाँ दोनों ही शब्दों का उपयोग देखा जाता है, दास और दासी। इसका मतलब अगर इतिहासकारों के चलते देखें तो भारत में एक दौर यहाँ से शुरू हुआ था स्लेवरी सिस्टम को लेकर, जो कि माना जाता है। तो उसी तरह से अभी इसके हिंदी भी आगे है, तब तक मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स से बोलूंगी एक बार वो इसे क्लिक करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं वैदिक काल जिसके बाद अन्य धर्म भारतीय समाज में आए, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। दोस्तों यूं तो ऐसा देखा गया था कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये न केवल धर्म थे बल्कि वो धर्म हुए जिन्होंने एक तरह का आंदोलन भारत में चलाया था। क्योंकि जिस तरह से उत्तर वैदिक काल में, यानी वेदों के जो लेटर वैदिक काल जो चल रहा था, बाद में जो वैदिक काल में समय देखा जा रहा था, वहां पे किस तरह से जो वर्ण सिस्टम आया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसकी वजह से ये जो वर्ण सिस्टम था इसका विरोध किया जाने लगा था। जब ये जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने लगा, कास्ट सिस्टम में नजर आने लगा, वहाँ जहाँ एक तरफ ब्राह्मण और क्षत्रियों का आधिपत्य कंट्रोल बढ़ता जा रहा था, वहीं पे शूद्रों के साथ जो व्यवहार था उनको लेकर बहुत हद तक इस मुद्दे को उठाया गया। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि धर्म में किस तरह से वैदिक संस्कृति को लेकर चर्चा की जाती है। जैसे यही वैदिक धर्म जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, ब्राह्मण और क्षत्रियों के लिए है और इन्हें सम्मान भी दिया जाता था। इनको काफ़ी मतलब यहाँ जो है इनको काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अन्य धर्म के जो वर्ण के लोग हैं, उन्हें न वेद पढ़ने का और छूने का अधिकार था। इस तरह से अब जब उनकी भी एक इच्छा, एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा होने लगी थी धर्मों को जानने के लिए, रिलीजन को समझने के लिए, तो नए धर्मों ने उनके लिए दरवाजे खोले थे। इसीलिए कुछ हम और आप इस तरह से मान बैठे हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म मानिए तो जो उस समय की परंपराएं जो बना रखी थी या जो मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने जिस पे बनाकर ब्राह्मणवाद का विचार कर रहे थे, उसका विरोध बौद्ध धर्म और जैन धर्म कर रहे थे। उन्होंने दरवाजे खोले, इन सभी लोगों का आगमन किया और इन सब को एक नए धर्म की दिशा दिखाई, जहां पर इन्होंने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार अपनी भाषा में भी किया था। लेकिन वहीं अब दूसरी तरफ देखिए इतिहासकार का नजरिया इस पर क्या कहता है। यहाँ पर हमें एक अलग ही चीज देखने को नजर आती है। तो यही चीज अब हम अंदर वो हिंदी में देखते हैं, ठीक है, जिसको कहने वाले कौन थे? स्कॉपिन। तो स्कॉपिन क्या बोलते हैं? स्कॉपिन कहते हैं भाई, बौद्ध विनय ग्रंथ में अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन हिंदू धर्म शास्त्र और धर्म सूत्र ग्रंथों में पाए जाने वर्णन के समानांतर है। यानी अधिकार और कर्तव्यों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ की जो कर्तव्य और अधिकार है ना, जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में धर्म शास्त्र धर्म सूत्र में लिखे हैं, कुछ ऐसे ही माना गया है, कोई डिफरेंस नहीं बताते हैं। स्कॉपिन का कहने में कुछ खास फर्क नहीं है, समानांतर है। बौद्ध ग्रंथों में दासता या गुलामी के प्रति बौद्ध दृष्टिकोण, उनके बीच ब्राह्मणवादी समाज के सांस्कृतिक मानदंडों की निष्क्रिय स्वीकृतियां इन संस्थाओं के लिए अधिक उचित रूप से सक्रिय समर्थन को दर्शा सकता है। बौद्ध ग्रंथ ऐसी संस्थाओं के लिए विरोध या सुधार का कोई संकेत नहीं देते। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को उदाहरण दिया कि बौद्ध धर्म जैन धर्म जहां एक तरफ से ब्राह्मणवाद विचारधारा का अगर विरोध कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके लिए भी तो ये दास व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी, उनके नजरिए में भी तो गलत होना चाहिए था। और जब उन लोगों का धर्म यानी बौद्ध धर्म जैन धर्म जब हमारे इन धर्मों के विरुद्ध लड़ ही रहे थे, यानी वेद धर्म के विरुद्ध ये आंदोलन ही चला रहे थे, धार्मिक आंदोलन चला रहे थे, तो उसके तहत तो कहीं तो उनका जिक्र होना चाहिए था। लेकिन नहीं, ऐसा कहा जाता है, स्कॉपिन का कहना है कि इनके जो ग्रंथ में पाया गया है, इस तरह का कोई भी विरोध या सुधार का कोई खास संकेत नहीं है। यानी इन्होंने खास कोई यहाँ पर इसका क्रिटिक नहीं किया है।
कुछ खास स्तर पर इसको जो है मुद्दे को नहीं उठाना, चर्चा किया। इनफैक्ट कुछ ऐसा भी कहा जाता था, जो कि कुछ इतिहासकार इसको अलग रूप से वर्णन करते हैं, कि ये जो हम जब देखते हैं कि भिक्षुओं का जो स्थान होता था, भिक्षुओं की जो टोली होती थी, इनका जो स्थान होता था, मठ होता था, वहाँ पर जो इनका ये लोग रहते थे, उसमें दरअसल कुछ ऐसे लोगों को भी आने के लिए, प्रवेश करने के लिए अनुमति मिलती थी जो लोग दास्ता के कार्यों को जानते थे और इन भिक्षुओं को सर्व करते थे, सर्विट्यूट। तो कहा जाता है, इन्होंने भी बौद्ध धर्म में इस बात को कहा है कि अगर आप इन सब के बीच रहकर अपने कार्यों को सक्षम रूप से करना चाहते हैं तो ये आपका धर्म है और हर किसी को अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो इसका मतलब जब बात धर्म की आई, चाहे वो सर्विट्यूट क्यों ना हो, चाहे फिर वो दास्ता ही क्यों ना हो, किसी को यहाँ पर आप जो है सर्व करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बौद्ध जो भिक्षु हैं उनके लिए जो कार्य कर रहे थे लोग, उन्हें भी गलत नजरिए से नहीं देखा गया था। अब आगे देखते हैं, बात करते हैं। समय बीतता गया। अब समय बीतता गया तो कैसे भूल सकते हैं कि प्राचीन भारत में एक विशाल साम्राज्य जिसका नाम था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के इतिहास को जानने के लिए हम कैसे भूल सकते हैं कौटिल्य का लिखा हुआ ये अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आप देखेंगे, जो उनकी तीसरे किताब कानून पर लिखी गई है, उसके तीसरे चैप्टर, तीसरे अध्याय में क्या, 13वें अध्याय में क्या लिखा गया है, अब देखते हैं। ठीक है, तीसरे बुक के 13वें अध्याय में अर्थशास्त्र के कौटिल्य ने कानून पर अपनी तीसरी पुस्तक में 13वां अध्याय दासों पर समर्पित किया है। यानी पूरा का पूरा 13 चैप्टर इनके ऊपर किसके ऊपर है, स्लेवरी के ऊपर है, दासों पर है। अब वो क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कुछ छोटे मोटे अपराधों के लिए सजा का विकल्प प्रदान करता है। ये कैसे काम करता है यहाँ बताया गया है। यानी हम यहाँ वर्णन करते हैं हम लोग उस तरह से पॉइंट टू पॉइंट कि किस तरह से उन्होंने कहा कि अगर किसी ने कोई अपराध किया तो हो सकती है कि उसकी अपराध में उसकी सजा बड़ी हो, लेकिन उस सजा को कम किया जा सके, उसके लिए अलग अलग तरीके बताए हैं। तो वो क्या है? पहला है मॉर्टगेजिंग देमसेल्व्स, खुद को गिरवी रखना। समझ रहे हैं आप? जब यह जबरन गुलामी नहीं थी, व्यक्ति मूलतः नौकर बन के ऋण लेता था। यानी क्या कर सकते हैं कि अगर किसी को लोन चाहिए तो वो क्या कर सकते हैं, स्वयं को गिरवी रखकर यहाँ पर लोन ले सकते हैं। क्या कह रहे हैं, दिस wasn't forced slavery, the person essentially took out a loan by becoming a servant। जब उन्हें लगता था कि हमें आवश्यकता है लोन की, पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो खुद को गिरवी रखकर वो लोन ले लिया करते थे। तो वहीं दूसरी तरफ क्या है, लेनदार की भूमिका। अब लेनदार भी किस तरह से भूमिका निभाता है यहाँ पर, ये भी अनिवार्य है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई और व्यक्ति जुर्माना या ऋण का भुगतान करेगा और दास को एक निश्चित अवधि के लिए काम पर रखेगा। यह व्यक्ति एक तरह का लेनदार बन गया। आपने क्या करा है, जो मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति को ये क्या कर रहे हैं, कार्य पे रख रहे हैं, उसके लिए वो खुद जुर्माना भर रहे हैं। ठीक है, और ये जुर्माना भर रहे हैं, बदले में उनको क्या मिल रहा है, दास्ता की जो एक तरह से सर्विट्यूड है, उनको सर्व करना है, उनके लिए कार्य करना है, वो कार्य उनके लिए हो रहा है। तो इस तरह से कई लोग भी होते थे जहां पर लेनदार भी बैठे होते थे इन गुलामों के लिए, वहीं दूसरी तरफ ये लोग भी बैठे थे अपने आप को गिरवी रखने के लिए। तो अब और क्या तरीका बताया है, कार्य और लाभ। दास वेतन या विशेष अधिकारों के बदले में ऋणदाता के लिए काम करते थे और अंततः अपनी स्वतंत्रता अर्जित करते थे। दास का कार्य क्या होता था, दास को तब तक इंसान के लिए, जिस इंसान का मतलब वो गुलाम बना हुआ है, जो उनके मास्टर हैं, उनके मास्टर के लिए उन्हें तब तक कार्य करना होता था जब तक उनका ऋण पूरा ना हो जाए, और बाद में अपने आप को वो स्वतंत्र कराते थे। तो ये विशेष अधिकार यहाँ पर वर्णन किए गए हैं, ये बताया गया है। इससे क्या फायदा बताया है यहाँ पर कौटिल्य यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, कि अर्थशास्त्र ने एक ऐसी प्रणाली प्रस्तुत की जिसमें छोटे अपराधों को कठोर दंड के बजाय अस्थायी दास्ता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। यानी अगर आप जानते हैं कि बड़े बड़े जो मृत्यु दंड दिए जाए या फिर कोई बड़ा दंड दिया जाए, उससे बचने के लिए एक अच्छा तरीका बताया गया है।
अब यहाँ पर मेगास्थनीज भी लेकिन एक अलग ही प्रकार की चर्चा करते हैं, और ये वही मेगास्थनीज हैं जो मौर्य काल में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। इन्हें भेजने वाले सेल्यूकस निकेटर। और जब ये मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए तो उन्होंने एक किताब की रचना की, इंडिका। तो अब ये अपने कार्य में क्या प्रस्तुत करते हैं? यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने अपनी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना इंडिका में लिखा है कि मौर्य साम्राज्य में दास प्रथा पर प्रतिबंध था। अब इनके कार्य में एक अलग ही डिफरेंट टाइप का हम लोगों को यहाँ पर नजर आता है कि दास प्रथा यहाँ पर प्रतिबंधित थी। तो क्या दास प्रथा जो प्रतिबंधित थी वो किसी पर्टिकुलर रूलर की बात की गई है, या फिर यहाँ बात कर रहे हैं अशोक की? ये वही अशोक हैं जो क्रूर शासक तो कहलाते थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद जब बौद्ध धर्म की नीति अपना ली थी तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पर विरोध किया था हर एक गलत कार्य को लेकर। वह इनकी नजर में दास प्रथा भी गलत था। अशोक के शिलालेखों में एक ही साम्राज्य के भीतर दासों और कामगारों के प्रति दायित्व की स्वतंत्रता से पहचान की गई है। यानी पूर्ण रूप से ये नहीं कहेंगे कि आप ये जो दासता थे, बल्कि वो कामगार थे जिनके लिए इनको पे किया जाता था। तो यहाँ पर वो जो है अपॉइंट किए जाते थे। इस चीज का वर्णन हमें अशोक के शिलालेखों से जब प्राप्त होता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि दास प्रथा थी यहाँ पर। और इस तरह से पॉसिबिलिटीज हो भी सकती है, लेकिन दोस्तों मिडिवल इंडिया शुरू करने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगी कि ऐसा जरूर कंफर्मेशन मिला है कि भले एक समय पर मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी, लेकिन प्राचीन काल में, गुप्त काल में दास प्रथा संपूर्ण रूप से देखी गई है। दास प्रथा हर तरह की दासता जो थी, सिस्टम जो होता था दासता में, स्लेवरी में, वो सिस्टम गुप्त काल में फॉलो जरूर किया जा सकता था। और इसलिए मध्यकालीन में जो अभी तक ये दास प्रथा हम देख रहे हैं हमारे प्राचीन काल से शुरू हो रहा है, मतलब शुरू क्या हो ही चुका था, चल रहा था लंबे समय से। अब इसको और कितनी तेजी मिलती है और कितनी क्रूरता के साथ यह मध्यकालीन के वर्णन से देखते हैं। तो यहाँ पर हम जिक्र करते हैं, मतलब हमारा जो जो अध्ययन करने के बाद जो हम लोगों को ये पता चलता है, ठीक है, ये जो बताया जाता है, तो हम उसको जरा हिंदी के माध्यम से देखते हैं। इतने आप इंग्लिश मीडियम में इसको आप कर सकते हैं क्लिक। हाँ जी, 11वीं शताब्दी के बाद उत्तरी भारत पर मुस्लिम विजय के कारण दास्ता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हिंदू दास्ता के प्राथमिक लक्ष्य थे और इन दासों ने विभिन्न भूमिकाएं निभाई, जिनमें कृषि और घरों में जबरन मजदूरी, सैन्य सेवा और यहां तक कि मुस्लिम दुनिया के अन्य हिस्सों में निर्यात भी शामिल था। गुलामी में यह वृद्धि उस समय के मुस्लिम राज्यों के भीतर एक प्रमुख सामाजिक संस्था बन गई। आप जानते हैं कि जिस तरह से दास प्रथा, दास व्यवस्था जो हमारे प्राचीन काल में वो एक मुद्दे के रूप में नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पर तो एक मान लीजिए समाज का एक भाग ही था। जैसे अभी तक आप देख रहे थे कि समाज कितने वर्गों में, कितनी जातियों में, कितने इस तरह से बटा हुआ था, उस तरह से मान लीजिए तो जैसे एक वर्ग इन लोगों का भी हुआ करता था। कहा जाता है इसमें तेजी तब आती है जब भारत में मुस्लिम आक्रमण होता है, और यहाँ पर आक्रमणकारियों ने किस तरह से अलग अलग समय पर भारत के लोगों को यहाँ पर दास बनाया था। फिर वो चाहे हम महमूद गजनवी की बात करें या अन्य आक्रमणकारियों की बात करें, ऐसा कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान, युद्ध के दौरान जो जब्त किए हुए लोग होते थे उन्हें जानबूझ के दास बना के रखा जाता था। इनका अन्य कार्यों के लिए उपयोग होता था, जैसे कि यहाँ बताया गया कृषि के लिए। भाई राजा तो कृषि करेगा नहीं, भूमि सारी उसकी है, लेकिन कृषि वो नहीं करेगा। यहाँ पर जो व्यक्ति रखे जाएंगे, लेबर्स रखे जाएंगे, उनको बस क्या मिलता है, मेहनताना मिलता रहेगा, जो खान पान का मतलब उनका जिसपे जीवन चल रहा है वो तो उनको मिलता रहेगा, लेकिन वो सुल्तान के लिए, राजाओं के लिए काम करेंगे, शासकों के लिए काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ घरों में भी जो कुलीन वर्ग के लोग होते थे वो इस तरह से दास रखते थे कार्यों के लिए। तो वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट होता था सैन्य, क्योंकि इतने सारे जो आक्रमण होते हैं, इतने सारे जो साम्राज्य विस्तार के कार्य इस दौरान मध्यकाल में किए जा रहे थे, उसके लिए बड़ी से बड़ी सेनाओं की जरूरत होती थी, जिसके लिए दासों को यहाँ पर जब्त करके रखा जाता था। और कई बार तो इनको एक जगह से दूसरी जगह भी भेजा जाता था, चाहे फिर वो देश के बाहर ही मुस्लिम दुनिया क्यों ना हो। ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पर इनका एक सामाजिक भाग बन चुका था, दास्तां के बिना ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। अरब इतिहासकार अल-उतबी अब यहाँ पर क्या कहते हैं, ने दर्ज किया है कि 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी की सेनाओं ने
पेशावर और वहन पर विजय प्राप्त की और पेशावर की लड़ाई के बाद हिंदुस्तान की भूमि के बीच पर कब्जा कर लिया और हजारों लोगों को गुलाम बना लिया। यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो महमूद गजनवी आक्रमण कर रहा था, उस दौरान जब इन्होंने यहाँ पर पेशावर की लड़ाई लड़ी थी और यहाँ पर जो है इन्होंने लोगों को बंदी बनाकर यहाँ पर क्षेत्रों को पर अपना नियंत्रण करा, वहाँ के लोगों को बंदी बना के हजार लोगों, ना जाने कितने हजार लोग थे जिन्हें इन लोगों ने दास बनाया। कुछ इसी तरह का वर्णन हमें आगे के एक इतिहासकार मतलब जो एक यात्री आए थे उनके वर्णन से भी पता चलता है। बर्नी, जिनका नाम था बर्नी के ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि कुछ दिल्ली सुल्तानों ने नियंत्रण लागू करने और कर वसूलने के लिए दास्ता को एक कठोर उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। सॉरी, बर्नी ये जो है यात्री नहीं है, लेखक थे, ठीक है। उसी समय जब हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो हमें बर्नी का रोल मिलता है, तो उसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से दिल्ली सुल्तान भी यह कार्य करते थे और उनके लिए तो मानिए जैसे एक वेपन की तरह था। अब जैसे इन्होंने एक आगे विवरण देते हुए बताया है बलबन के माध्यम से और अलाउद्दीन खिलजी। बलबन का एक तरीका था, बलबन ने क्या किया था, गुलाम वंश के शासक थे बलबन, सभी जानते हैं बहुत ही क्रूर था और इसने एक तरीका क्या अपनाया था कि जो लोग इसकी हुकूमत को स्वीकार नहीं करते थे या कर नहीं देते थे, उनको ये क्या करता था कि बंदी बना लो, उन्हें क्या कर लो, यहाँ पर जो है गुलाम बना लो, ठीक है। तो गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने अवध में उन लोगों को दंडित करने के लिए, ये एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो रेफरेंस से दिया गया है विवरण, वो किसके रेफरेंस से दिया गया है, अवध की स्थिति पर बता के उन लोगों को दंडित करने के लिए दास्ता का प्रयोग किया। यानी ये एक तरह का क्या है, दंड है, पनिशमेंट है, ठीक है। जिन्होंने उसके अधिकार का विरोध किया, यानी उसकी हुकूमत को ललकारा, ठीक है, और जिसमें संभवतः कर प्रतिरोध भी शामिल था, उनको इन्होंने गुलाम बनाया। तो कुछ इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी इस तरह से करते हैं और अलाउद्दीन खिलजी इसको वैध मान्यता देते हैं कि ये एक तरह से पूरी वैध है, ठीक है, ये बिल्कुल लीगल है। एक अन्य सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कथित तौर पर उन लोगों को गुलाम बनाने को वैध बना दिया था जो करों का भुगतान करने में विफल। यानी अगर आप कर नहीं दे सकते हैं तो एक ही इसका विकल्प है कि तुम्हें गुलाम यानी दास्ता स्वीकार करनी होगी। तो समझ रहे हैं ना दोस्तों कि दास्ता को भारत में किस तरह की कीमत चुकानी होती थी, किस तरह के कारणों की वजह से ये दास्ता जो स्लेवरी सिस्टम कितने लंबे समय से प्राचीन समय तक लेकर हमें आधुनिक काल तक ये दास्ता नजर आती हैं। कुछ इसी तरह से हम देखते हैं कि तैमूर का भारत में जब 1398 में आक्रमण होता है, 1398 के आक्रमण के दौरान तो हम जानते ही हैं कि इसके आक्रमण के दौरान इन्होंने दिल्ली को किस तरह से उजाड़ दिया था, नष्ट कर दिया था, किस तरह से इन्होंने आतंक मचाया था, जहां पर कितने लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतारा और कईयों को तो इन्होंने क्या बना लिया था, गुलाम बनाया था। अब देखिए गुलाम की परिस्थिति में देखिए कितना ही गलत इनका तरीका अपनाया गया था तैमूर, जिन्होंने आक्रमण किया 1398 में। क्या कहते हैं, इन्होंने 1000 कुशल कारीगरों को गुलाम बनाया, इनमें से कई गुलामों को अपने अधीनस्थ अभिजात वर्ग को भेंट किया। यानी जो कुलीन वर्ग के लोग हैं जो इस तरह के गुलामों को पाना चाहते हैं, इनकी बोलियां लगाई जाती थी, खरीदा जाता था इन्हें, ठीक है। तो इन्हें गुलाम से भी ये फायदा होता था कि इनको बेचने पर अर्निंग होती थी। मतलब समझ सकते हैं कि इस तरह से गुलाम व्यवस्था चली आ रही थी। हालांकि समरकंद में बीबी खानम मस्जिद के निर्माण में उपयोग के लिए मिस्त्रियों को आरक्षित रखा गया। यानी आपको लगता है जो ये इतने सारे कंस्ट्रक्शंस होते थे, उन कंस्ट्रक्शंस में इतना जो लेबर पावर, जो मैन पावर आता था, वो इतने सारे लेबर से ऐसे थोड़ी, उनमें से कुछ जबरन को भी इसे कार्य दिए जाते थे। अब उससे ज्यादा इन्होंने क्या हरकत की, युवा महिला दासों को कुशल निर्माण दासों की तुलना में अधिक बाजार मूल्य मिलता था, कभी कभी 150% तक, क्योंकि उन्हें यौन दास के रूप में रखा जा सकता था। यानी स्त्रियों के साथ यौन शोषण हो सकता था और इसी कारण से आम जो दास होते थे उनके मुकाबले इनकी बोली ऊंची लगाई जाती थी, लगभग 150% ऊंची। तो सोचिए इस तरह से क्या जीवन हुआ करता था। यह प्रथा मुगलों कालों में भी जारी रही, जिससे कुछ शासकों के लिए नियंत्रण के साधन के रूप में इसका महत्व उजागर हुआ। वैसे कैसे भूल सकते हैं दीवाने बंदगान, जिसका उल्लेख फिरोज शाह तुगलक और पहले भी इसका जो जिक्र हमें मिलता है। तो दीवाने बंदगान यानी दास का एक जो है ऐसा डिपार्टमेंट जहां पर दास रखे जाते थे। फिरोज शाह तुगलक को तो
दास कुछ खास ही पसंद थे। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि वो उनकी बहुत ही अच्छी स्थिति बरकरार रखते थे, उन्हें अच्छे से अच्छा खाने के लिए और अच्छे से अच्छा उनके मतलब रख रखाव के लिए काफ़ी हद तक इन्वेस्ट करते थे। तो अब यही दास प्रथा मॉडर्न इंडिया तक क्या रहा था या नहीं? बिल्कुल रहा था, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया में, तो मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक काल में भी, आधुनिक भारत में भी जो यूरोपियन कंपनीज आई थी, उन्होंने अपने ना जाने कितने व्यापारिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसा किया था। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे जब पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है, तो पुर्तगालियों के आगमन के साथ इन लोगों ने किस तरह से जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनको इन्होंने अपने कोंकण के तटीय क्षेत्र पर वहाँ रखा था। और इतना ही नहीं, हालांकि ईसाई धर्म, यूरोपीय ईसाई द्वारा ये जो गुलाम ये जो थे, इस दास व्यवस्था पर प्रतिबंध के बावजूद भी ये कार्य किया जाता था, क्योंकि अभी एक तरह से कोई कोई एक कानून, एक इस तरह के कानून को पुष्टि नहीं की गई थी जो पूरी तरह से अमल किया जा सके। तो लिखा भी है, पुर्तगाली आगमन, पुर्तगालियों ने कोंकण तट पर अपने तटीय उपनिवेशों में उपयोग के लिए अफ्रीकी दासों को आयात करके एक नया तत्व पेश किया। यूरोपीय ईसाई धर्म द्वारा कथित रूप से गुलामी का विरोध किए जाने के बावजूद यह 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे भारत में जारी रहा। यानी 18वीं और 19वीं शताब्दी में हम देख रहे हैं कि इसको बैन किया गया है, उसके बाद भी ये कार्य हो रहा है। और तो और अगर बाहर क्यों जा रहे हैं, बंगाल के अंदर ही देख लीजिए, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की जड़ें काफी मजबूत थी। इतना ही नहीं, हिंद महासागर न केवल बाहर से दास लाए जाते थे, बल्कि हमारे भारतीय दासों को भी भेजा जाता था। हिंद महासागर दास व्यापार, पुर्तगाली जैसे यूरोपीय कंपनियां ही इसमें शामिल नहीं थी। भारतीयों को भी विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों द्वारा गुलाम बनाकर हिंद महासागर के अन्य भागों में ले जाया गया था। यानी हमारे इंडियंस को भी बाहर ले जाकर स्लेव्स बनाकर रखते थे। इसके साथ साथ बाद में जाकर देखते हैं कि इसको किस तरह से लीगल धीरे धीरे करने की कोशिश की गई थी और किस तरह से पूर्ण रूप से कैसे समाप्त होता है देखते हैं, क्योंकि आखिरकार फाइनली होता तो ये ब्रिटिश काल में समाप्त है। वो भले ही बात है कि कितना इसको इलीगली किया गया था, नहीं किया गया था, वो सब जानते हैं। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1774 के रेगुलेशन 9 और 10 पारित किए, जिसमें ये लिखित नहीं था, एक्चुअली ये रिटर्न नहीं दिया गया कि दास जो है इलीगल है। उन्होंने कहा कि दास के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लेकिन इसे इन्होंने एक रिटर्न करार नहीं किया। और आप तो जानते हैं कि जब तक किसी चीज को एक रिटर्न करार ना दिया जाए तो उसकी मान्यता क्या ही होती है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1811 के रेगुलेशन 10 जारी किए, जिसके तहत कंपनी के क्षेत्रों में दास के परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी अब जो ब्रिटिशर्स के टेरिटरीज हैं उनमें दास का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाएगा, बैन लगाया जाएगा। यानी धीरे धीरे इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। एंड फाइनली एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमें यहाँ पर इंडियन स्लेवरी एक्ट नजर आता है बेटा 1843 का, ये कुछ ज्यादा ही मुख्य माना जाता है। और इनफैक्ट जब ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है कि किसके तहत भारत में दासता पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात की थी, तो इंडियन स्लेवरी एक्ट 1843 ही माना जाता है। इससे ही कानूनी रूप से वो कानून माना गया था कि जब 1833 के चार्टर एक्ट में दास व्यवस्था को समाप्त करने की बात की गई थी, तो उसके लिए प्रिकॉशन बहुत अच्छे तरीके से जो इंडियन स्लेवरी एक्ट में नजर आता है वो 1843 ही होता है। ठीक है, द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में गुलामी प्रतिबंधित कर दी गई थी 1848 में फ्रांसीसी भारत में। यानी अब हम देख रहे हैं जो अन्य क्षेत्र थे, जो अन्य यूरोपियों के क्षेत्र में थे, जैसे फ्रांसीसियों के भी कहीं भारत में कब्जे थे, पुर्तगालियों ने भी कब्जा कर रखा था, तो वहीं पर और भी जो थे उन्होंने अलग अलग कब्जे किए हुए थे। तो वहां से कैसे धीरे धीरे कब तक समाप्त होता है, जैसे फ्रांसीसियों के काल में कब तक समाप्त हुआ था, फ्रांसीसी जो क्षेत्र थे भारत में 1848 तक हो जाता है, 1861 तक जो है ब्रिटिश भारत में, और 1876 तक हमें दिखता है पुर्तगाली भारत में गुलामी को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, स्लेवरी को एंड किया जाता है। और उसके तहत 1861 तक के फाइनली इंडियन आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में
प्रावधानों ने मानव को गुलाम बनाने को एक आपराधिक अपराध यानी अब ये एक बहुत बड़ा क्राइम है, इसको इस तरह से घोषित कर दिया जाता है, बनाकर ब्रिटिश भारत में दासता को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि फाइनली ब्रिटिश काल में यानी मॉडर्न इंडिया में ये दास व्यवस्था समाप्त होती है। और इसी के साथ आज का हमारा भी ये सेशन समाप्त होता है। तो कैसा लगा था आज का ये सेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के सेशंस के लिए बने रहिएगा मेरे साथ राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर।